आज हम देखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए भी कहा जाता है। हम लोग न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो डीएनए कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे आरएनए। तो आरएनए जो होता है यह यूकैरियोटिक कोशिका में तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन निर्माण में। आरएनए ही मतलब एक ऐसा मीडिएटर होता है जो कि प्रोटीन निर्माण में क्या है, डीएनए के मैसेज को लेकर कोशिका द्रव्य में जाता है और प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह केवल प्लांट में ही क्या, जो प्लांट वायरस होते हैं उन्हीं में ही जेनेटिक मैटर के रूप में पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। सिंगल, जैसे कि हमने डीएनए में क्या देखा था कि वह डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस तरीके से उसमें दो थ्रेड पाए जाते हैं, दो धागों से मिलकर बना होता है। लेकिन आरएनए क्या होता है, यह एक ही धागे से मिलकर बना होता है। इसको एकल सूत्री भी बोला जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इनके जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये आपस में कभी कभी उलझकर एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, ये कभी कभी एक कहीं पर ये डबल स्ट्रैंडेड भी संरचना ये बना लेते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर इसको देखा जाए कि आरएनए किस तरीके का होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये कहीं पर मुड़कर क्या हो जाता है, मुड़ने की वजह से उनमें एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड की वजह से ये डबल स्ट्रैंड कहीं कहीं किसी जगह पर ये प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो शुगर पाया जाता है वह पेंटोज शुगर होता है, जिसे राइबोज शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। यह राइबोज, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। इसका जो यूनिट होता है यानी कि आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो शुगर है वो जो पेंटोज शुगर है वो कौन सा है, राइबोज है। इसलिए इसमें इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। उसमें डीएनए में क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया है, राइबोज है, इससे राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो आरएनए होता है यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक सेल के अंदर कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आप लोग कभी भी सेल के अंदर संरचना देखते हैं, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर देखिए, इसका दो चीज़ों मतलब इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि फ्री या फिर पॉलीराइबोसोम। फ्री किस तरीके से, या तो जो आरएनए होता है इस तरीके से ये फ्री रूप में पाया जाएगा, सिंगल सिंगल, ये प्योर क्या रहेगा, आरएनए रहेगा। लेकिन ये जो पॉलीराइबोसोम होता है ये किससे जुड़ जाते हैं, राइबोसोम से। आप लोग राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, इस तरीके से, ठीक है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। फिर ये दो सब जो 70S होता है वो भी 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, और उसी तरीके से जो 80S का होता है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इसको इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। ये तो ये किस तरीके, ये थोड़ा सा चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे ये आरएनए है, तो आरएनए जब इसी राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम। इस तरीके का संरचना आप लोग किसी भी सेल में देख सकते हैं, ठीक है। एक तो देख सकते हैं आप लोग ये फ्री इस तरीके से आरएनए पाए जाएंगे, और कुछ क्या है, पॉलीराइबोसोम के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये आरएनए से क्यों जुड़ रहा है, प्रोटीन निर्माण के लिए, ठीक है। इसीलिए ये राइबोसोम के साथ जुड़कर कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, पॉलीराइबोसोम बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो आरएनए है वो यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। उसी तरीके से प्लांट वायरस में क्या है, ये एज अ जेनेटिक मैटर के रूप में पाए जाते हैं। केवल किसमें, प्लांट वायरस में ही ये जेनेटिक मैटर के रूप में पाए जाएंगे। जेनेटिक मैटर यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। फिर बाकी में ये
मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ नॉन जेनेटिक रूप में ही पाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, नॉन जेनेटिक है, ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, केवल प्रोटीन निर्माण में कार्य कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिया है, प्यूरिन और पिरामिडिन दिया है। तो प्यूरिन्स में क्या पाए जा रहे हैं, एडेनिन और ग्वानिन। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना, प्यूरिन में ये तो सेम हो गया डीएनए के जैसा, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। सेकंड में आ गया पिरामिडिन्स में साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में क्या था, यूरेसिल के स्थान पर थायमिन था। ठीक है, तो आपको ये आरएनए में थोड़ा सा फोकस करना है, थायमिन के जगह पे क्या हो जाता है यहाँ पर, यूरेसिल। तो उसी तरीके से हम लोग इसका बेस पेयरिंग देख लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल से जुड़ता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा, ये यूरेसिल से। और उसी तरीके से ये जो साइटोसिन होता है, मतलब ये जो ग्वानिन होता है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये साइटोसिन से जुड़ता है। तो इस तरीके से ये इनका बेस पेयरिंग भी हो गया। अब हम देखते हैं इनके टाइप्स। तो आरएनए जो है ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। इनके नाम से ही आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जेनेटिक आरएनए यानी कि ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है। अभी हमने ऊपर ही देखा कि प्लांट वायरस में क्या होता है कि आरएनए ये जेनेटिक मैटर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया, एक तो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करने वाला आरएनए होता है, और एक आरएनए ऐसा होता है जो कि नॉन जेनेटिक होता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, मतलब उससे भी मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, ये दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का फंक्शन करता है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गया, ये प्रोटीन निर्माण में ये हेल्प करता है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, इसमें फिर आपको ये 3 टाइप के मिलेंगे। एक होता है mRNA। एम से क्या होता है, मैसेंजर। का अर्थ क्या होता है कि ये जो mRNA होता है ये डीएनए से बनता है। ठीक है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड से, ठीक है, किसका निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो फिर mRNA ये लेकर जाता है इसको साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं, पॉलीराइबोसोम, मतलब यानी कि राइबोसोम रहते हैं, और इससे ये जाकर ये जुड़ जाते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये मैसेंजर आरएनए का फंक्शन यहाँ पर यह है कि ये डीएनए के मैसेज को लेकर कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है। एक कोड रहता है, ठीक है, जिसको कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या होता है ये। तो एक यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये डीएनए का जो कोड है उसको लेकर यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जाता है, और ये राइबोसोम के साथ मिलकर उस कोडिंग को वो क्या करता है, फिर से ट्रांसलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है उसका। तो हम लोग 2 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हो गया ट्रांसलेशन, जिसको अनुवादन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर mRNA का फंक्शन क्या हुआ कि यह डीएनए के मैसेज को लेकर क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो सके। उसी तरीके से सेकेंड इसका जो टाइप हुआ tRNA है। टी का मतलब होता है यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज जो होती है वह है एमिनो एसिड। ठीक है, तो वो एमिनो एसिड इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का क्या काम रहता है कि ये जो कोड लेकर आता है, ठीक है, कोडिंग जो रहता है वो ट्रिपलेट रहता है, यानी कि 3 वर्ड का रहता है, जैसे कि GUG, ये कोड है। ठीक है, ये एक कोड है जो कि ये डीएनए से लेकर mRNA लेकर आता है। mRNA लेकर आता है, कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। फिर यहाँ पर
इस कोड का क्या है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेट होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये ट्रिपलेट एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, किसको, एमिनो एसिड को, और वो एमिनो एसिड को फिर क्या है, यह ट्रांसफर आरएनए लेकर पकड़कर लेकर आता है, और इसी तरीके से बार बार यह क्रिया चलती रहती है। इधर से एक कोड आएगा, वो उसका ट्रांसलेशन होगा और उसके अनुरूप एमिनो एसिड आकर उससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक क्या है, पूरा एक चेन बन जाता है एमिनो एसिड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के। तो इस तरीके से पूरा एक चेन बन जाता है और इस तरीके से जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया है वह कंप्लीट होती है। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। नॉन जेनेटिक आरएनए जो कि 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, 100% एक आरएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं mRNA के बारे में। mRNA को संदेश वाहक आरएनए भी कहा जाता है या मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कार्य वही है, ठीक है, मैसेज पहुंचाने का, ठीक, मैसेज पहुंचाने का कार्य होता है, इसलिए ये क्या करता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर mRNA ऐसा आरएनए है जो कि डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यह राइबोसोम तक पहुंचाता है या फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक पहुंचाता है। दोनों ही मतलब कंडीशन में वो क्या है, वो सही है, जहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए जैकब एवं मोनार्ड ने इसे क्या कहा, मैसेंजर आरएनए नाम दिया या फिर mRNA नाम दिया। केंद्रक के अंदर इसका निर्माण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के रूप में होता है। किससे होता है, डीएनए से होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का यह 3 से 5% भाग क्या होता है, mRNA का होता है। mRNA में क्षारकों का संगठन डीएनए की श्रृंखला के अनुरूप ही होता है, इसलिए इसे डीआरएनए भी कहा जाता है। अब हम mRNA की संरचना के बारे में भी देख लेते हैं। यह एक सिंगल स्टैंडर्ड mRNA की संरचना है। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, जो mRNA होता है ये, इसकी दिशा क्या होती है, 5' to 3' इन। इसकी संरचना में हम लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या पाया जा रहा है स्टार्टिंग में, जो कि 5' सिरे पर है, वह है कैप, टोपी, ठीक है, जो कि इस mRNA के उसके आगे वाले सिरे में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं एवं विषाणुओं में mRNA के 5' सिरे पर उपस्थित होता है, क्या, कैप। यह भाग किसका बना होता है, मिथाइलेटेड ग्वानिन का। यह भाग, कैप वाला भाग मिथाइलेटेड ग्वानिन का बना होता है, जो कि कैप प्रोटीन निर्माण की दर को नियंत्रित करता है। और जैसे ही मतलब अगर मान लीजिए किसी mRNA में यह कैप अनुपस्थित है तो यह राइबोसोम से अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाता, जॉइंट, इन दोनों का जॉइनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो कैप की उपस्थिति यहाँ पर क्या है, बहुत ही आवश्यक है। सेकेंड वाला में हम लोग देखते हैं नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट दिया यहाँ पर, तो कैप के बाद क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं नॉन कोडिंग रीजन 1 दिया हुआ है। यह जो रीजन होता है ये 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर किसकी मात्रा, एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा जो होती है, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, नॉन कोडिंग रीजन, यानी कि यहाँ पर इस वाले भाग में क्या है, किसी भी प्रकार की कोडिंग की क्रिया नहीं होती है, या फिर इसको क्या बोलना चाहिए, ट्रांसलेशन, अनुवादन की क्रिया। यहाँ पर जो कोड है उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, कहने का मतलब, ठीक, इसीलिए इसको नॉन कोडिंग रीजन कहा गया है। अब हम लोग अगला देखते हैं, क्या दिया है, इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन हमेशा क्या होता है, AUG होता है। ये एक कोड है जो कि एक पर्टिकुलर क्या है, एमिनो एसिड को कोड करता है, और वह एमिनो एसिड कौन सा है, मिथियोनिन है। मिथियोनिन किसके लिए होता है, AUG। यह जो कोड होता है ये हमेशा मिथियोनिन को कोड करता है। तो यही क्या करता है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पाया जाता है और इस क्रिया को ये प्रारंभ करता है।
जो कोडिंग की क्रिया होती है उसको प्रारंभ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, AUG। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, तो हमेशा ये यहाँ पर पाया जाएगा, इसलिए इसको बोला जा रहा है इनिशिएशन कोडॉन। अब अगला हम लोग देते हैं इनिशिएशन कोडॉन के बाद आता है कोडिंग रीजन, जिसका कोड होना है, जिसका ट्रांसलेशन होना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हो गया कोडिंग रीजन, जो कि 1500 से क्या है 1500 के लगभग इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। और mRNA के इसी भाग से ही क्या है प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन निर्माण के लिए ट्रांसलेशन की क्रिया इसमें होती है। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे यहाँ पर है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन यानी ये टर्मिनेट करता है, रोकना। इनिशिएशन यानी कि प्रारंभ, टर्मिनेशन यानी कि इस क्रिया का अब क्या होना है, समापन होना है, समाप्त होना है। तो यहाँ पर समापन के लिए भी क्या है ट्रिपलेट पाए जाते हैं, कोडॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कोड जैसे कि यहाँ पर कोड क्या दिया है UAA। ट्रिपलेट क्यों बोला था, क्योंकि इनकी संख्या 3 है, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रोटीन का अनुवाद होते ही, जैसे ही यहाँ पर एक कोडिंग रीजन है, जैसे ही इसका जो कोडिंग की क्रिया वो समाप्त होती है, वैसे ही इसका क्या है समापन कोडॉन। क्या क्या होता है, यहाँ पर 3 समापन कोडॉन पाए जाते हैं, UAA, UAG या UGA। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, AUG रहेगा, तभी जाकर यह क्रिया प्रारंभ होगी। बीच में कुछ भी रहे, कुछ भी कोडॉन रहे, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए उसको, UAA या UAG या UGA। इन तीनों में से एक का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर वह क्रिया क्या होगी, टर्मिनेट होगी, रुकेगी। ठीक, अगला टर्मिनेशन कोडॉन के बाद आता है नॉन कोडिंग रीजन 2। यह भी क्या 50 से लेकर 150 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोडिंग यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं होती है। अगला आता है पॉली ए सीक्वेंस। यहाँ पर इसको बोला जाता है पॉली एडिनिलेट सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडेनिन होता है मतलब जैसे ये क्या हुआ UAA, और यहाँ पर इस तरीके से ये AAU लिखा हुआ है। ठीक है, ये सीक्वेंस में, तो ये सीक्वेंस अब लगातार AAAA इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो एडेनिन की संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोग देख रहे हैं ये AAA, ये और आगे बढ़ते जाएगा। कितने हैं देख सकते हैं, यहाँ पर 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, लेकिन ये जो 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है, इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, एडेनिन की होगी। इसीलिए इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, पॉली एडिनिलेट सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके कार्य देख लेते हैं। mRNA के अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण होता है। कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA का भी निर्माण होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। यह क्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। mRNA में 5 प्राइम किनारे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन पाया जाता है, जो mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के निर्माण में क्या होता है, सहयोग करता है। हम लोग कल देखेंगे ट्रांसफर RNA के बारे में। आज यहीं तक खत्म करते हैं।